हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 27 अपनी सीरीज़ संजीव वर्मा बुक का। यहाँ पर हमने जो था चैप्टर नंबर 24 आई थिंक मैंने आपको कवर कराया था। उसके बाद आपके दो चैप्टर्स हैं, एक 25 है और एक आपका चैप्टर नंबर 26 है, जिसमें आपका एक चैप्टर में है आपका फाइनेंस कमीशन है, शायद 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस हैं, और एक नेक्स्ट चैप्टर है उसमें कुछ मुझे खास लगा नहीं है तो मैंने वो चैप्टर आपको नहीं करवाया 26। और जो 25 वाला चैप्टर है उसके रिकमेंडेशंस देखिए चेंज होते रहेंगे। जैसे ही न्यू 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को छोड़ थे, फिर जो 16th भी आ चुका है, तो मुझे लगता है कि आपको वो चैप्टर पॉलिटी से कंप्लीट कर लेना चाहिए स्टैटिक वे से, और बाकी आप अपने करंट अफेयर के थ्रू जो न्यू फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आएंगी वो आप अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हो, राइट। सो आज हम स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स इन इंडिया। ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि इसी चैप्टर से आते हैं। जितने भी आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, मेजर आपको क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे मैं आपको जो भी फैक्ट्स बताऊँगी तो प्लीज़ उन्हें ध्यान से नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि वो फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स में देख लेते हैं हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। मनी क्या होता है, देखो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग क्वेश्चन कि मनी क्या है, मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, डेफिसिट एंड मनी क्या है, बैंक क्या है, नियो बैंक्स क्या है, नारी सिमन कमेटी, उसके बाद आरबीआई लिक्विडिटी। ये इस तरीके से हम जिस तरीके से आपकी बुक में सीक्वेंस दिया है उसी तरीके से हम इन चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेक श्योर कीजिए मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ जो कि आपको सॉल्व करने हैं आफ्टर स्टडिंग दिस वीडियो, ठीक है। जब आप इस वीडियो को एक बार पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करने हैं अपने एंड पे, ताकि आप भी समझ पाओ कि आपने कितने अच्छे से चीज़ों को सुना है, कितने अच्छे से प्रिपेयर किया। तो प्लीज़ आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और बाद में लेक्चर्स को सुनना है, और लेक्चर के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है एंड कमेंट में मुझे इनका आंसर बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया है कि बैंक रेट इम्प्लाइज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या सा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि रिजर्व बैंक पे करता है अपने कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स पे, जहाँ फिर वो लोन होता है जो चार्ज करते हैं बैंक्स अपने लोन और एडवांसेस में, बॉन्ड्स पे पेएबल होता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जिस पे एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्काउंट करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। तो आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या होगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि लीगल टेंडर क्या होता है मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद आपको जो है इसका आंसर भी मुझे कमेंट में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी इसमें से डिपार्टमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये भी आपको क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। तो लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा वीडियो को मॉडिफाई करने की कोशिश की है। तो आप ध्यान से वीडियो को सुनिए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कीजिए। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपने कुछ सेल्फ नोट्स इनकॉर्पोरेट किए हैं, क्योंकि इनमें मैंने कुछ ऐसे फैक्ट्स लिखे हैं जो आपको डायरेक्टली पता होने ही चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो रिजर्व बैंक को सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जो है हमारी गवर्नमेंट का बैंकर होता है, यानी कि गवर्नमेंट को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट जो है अपने पैसा कहाँ से लेगी, इसी बैंक से लेगी। उसके बाद मेन फंक्शन जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन क्या है, आरबीआई का, ये मनी को प्रिंट करता है। और यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए लिखा हुआ है कि जो ₹1 सारे के सारे जो नोट्स की प्रिंटिंग है वो आरबीआई करता है, बट एक आपका जो नोट ₹1 का नोट आपने देखा होगा वो आरबीआई इशू नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि
जब भी आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी तरीके से घुमा फिरा के आ सकते हैं कि सारे के सारे जो नोट्स हैं वो आरबीआई प्रिंट करता है, तो वो नहीं है, क्योंकि जो ₹1 नोट है वो आपका आरबीआई जो है इशू नहीं करता, इसको आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आता है मनी का कॉन्सेप्ट। हमने पढ़ा था कि मनी क्या होता है, तो देखो मनी एक ऐसी चीज़ है जिसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है, मतलब उसको पूरे जो हमारा यूनिवर्स है वहाँ पे उसको लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह उसको यूज़ कर रहे हैं। और मनी क्या है, एक लीगल टेंडर की तरह होती है। लीगल टेंडर क्या होता है, मान लो मैं एक गोलगप्पे वाले के पास गई और मैंने क्या किया, उससे गोलगप्पे लिए और उसके बदले में मैंने उसको क्या दिया, उसके बदले में मैंने उसको डॉलर देना स्टार्ट कर दिए। पर मैं इंडिया में हूँ तो वो क्या डॉलर एक्सेप्ट करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारा लीगल टेंडर क्या है, हमारा लीगल टेंडर है हमारा रुपीज़, तो वो मुझसे डॉलर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए लीगल टेंडर का मतलब आपको समझ में आ गया कि एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसकी आपकी कंट्री में पूरी कंट्री में क्या है, उसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जा रहा है, तो वो क्या हो गया, आपका लीगल टेंडर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नियर मनी के कॉन्सेप्ट पे कि नियर मनी क्या होता है। देखो नियर मनी एक ऐसी मनी होती है जो कि मनी नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक डिजिटल मनी की फॉर्म में होती है, ठीक है, मनी की तरह ही है बट उसको मनी की तरह हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिसमें हमारे डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स आ जाते हैं और इसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि नियर मनी क्या होती है जिसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं। नियर मनी में आपके जो क्रेडिट कार्ड्स आ गए, आपके जो डेबिट कार्ड्स आ गए, वो आ जाते हैं और एक तरीके की ये क्या है कि डिजिटल मनी हो गई है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कमेमोरेटिव कॉइन्स का, कि कमेमोरेटिव कॉइन्स कौन से होते हैं। देखो कमेमोरेटिव कॉइन्स जो हैं वो ऐसे कॉइन्स होते हैं जिनको हम या तो कोई डेथ या तो कोई बर्थ एनिवर्सरी को उसके इवेंट को मेमोरेबल बनाने के लिए हम कमेमोरेटिव कॉइन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये कमेमोरेटिव कॉइन्स वेरी इंपॉर्टेंट जनरल सर्कुलेशन के लिए बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जो कमेमोरेटिव कॉइन्स है वो 1000 तक इशू कर सकते हैं। हमारा जो कॉइनेज एक्ट है 1906 का, वो हमें इसके बारे में बताता है। उसके साथ साथ ही हम कमेमोरेटिव कॉइन्स के अंदर क्या करते हैं, जहाँ पे जो नोट्स की प्रिंटिंग है वो कौन करता है, वो आरबीआई ही करता है, ठीक है। उसके साथ साथ हम देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी नोट्स हैं वो प्रिंट करता है आरबीआई, सिवाय ₹1 के नोट को छोड़ के, ठीक है। अब हम कॉइन्स की बात करते हैं तो आपको दिमाग में बात आ रही होगी कॉइन्स को कौन बनाता है। तो कॉइन्स को हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बनाया जाता है, ना कि हमारे कॉइन्स आरबीआई इशू नहीं करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डेफिसिट ऑफ मनी का, ठीक है। अब डेफिसिट एंड मनी क्या होता है, देखो डेफिसिट इज फाइनेंस थ्रू मनी प्रिंटिंग नोन एज मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। इसको समझने की कोशिश करो कि डेफिसिट और मनी क्या होता है। डेफिसिट का मतलब मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियो में बताया है, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, मनी का मतलब है पैसा। तो जब आपको पैसे में घाटा हो रहा है तो आप उसको किस तरीके से देखोगे, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें पैसे में घाटा हो रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मनी को प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। मतलब हमें जो है घाटा तो हो रहा है लेकिन हमने क्या कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मनी को प्रिंट कर दिया। उसी को हमने बोला कि हमें क्या हुआ, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। मतलब हमने अपने पैसे को तो पूरा कर दिया लेकिन घाटा तो अभी भी है ना, तो उसी को बोलते हैं डेफिसिट एंड मनी, ठीक है, डेफिसिट ऑफ मनी। अब चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, एक मिनट। अब हम समझेंगे कि बैंक क्या होता है, ठीक है। बैंक आपको पता है कि बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है, ठीक है, जो क्या करता है, हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और लोगों को क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। देखो आप क्या कराते हो, बैंक में जाके डिपॉजिट कराते हो ना अपने पैसे, ठीक है। और ये काफ़ी हमारे डेली लाइफ से भी इंटरलेट है। तो ये हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और साथ साथ में जो है लेंड मनी को भी लेंड करता है, ठीक है। बैंक का यही काम होता है। उसके बाद आते हैं हमारे नियो बैंक्स। नियो बैंक्स क्या होते हैं, देखो नियो बैंक्स एक न्यू कॉन्सेप्ट है। तो नियो बैंक्स ऐसे बैंक्स हैं जिनकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, ये डिजिटल बैंक्स होते हैं बिना किसी फिजिकल ब्रांच के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नियो बैंक्स। फिर हमारी एक कमेटी आई थी, ठीक है, तो ये नारीसीमन कमेटी, ये भी आपकी आरबीआई के रिलेटेड ही आई थी, ठीक है। अगर हम बात करें अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं आप इनको जो है अपनी आपकी बुक में तो हैं ही हैं, वहाँ पे हाईलाइट कर लो, या तो फिर आप जो है इस चैप्टर के सेपरेट नोट्स बना लो, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एक एक फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आरबीआई के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सुप्रीम मॉनेटरी और बैंकिंग अथॉरिटी है। उसके बाद ये क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके सबकी रिजर्व को अपने पास रखता है, ठीक है।
उसके साथ साथ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना कब, तो ये बनता है हमारे आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू जो है आरबीआई बनता है। उसको एस्टैब्लिश किया जाता है 1935, 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश किया जाता है। पहले इसके हेडक्वार्टर कलकत्ता में थे, बाद में इसके हेडक्वार्टर 1937 में हमने मुंबई में शिफ्ट कर दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सबसे पहले आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था वो एक गवर्नमेंट बैंक था। नहीं, सबसे पहले जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था वो एक प्राइवेट बैंक था। उसके बाद जो है ये क्या हुआ था, 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हो गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, पहले एक प्राइवेट बैंक था और इसको 1949 में नेशनलाइज कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है, देखो कितनी तेजी से हम किसी चीज़ को कैश में कन्वर्ट करवा रहे हैं उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी, मतलब ईज ऑफ कन्वर्टिंग एन असेट इनटू कैश। ठीक है, कि कितने आसान तरीके से असेट, मैंने आपको बताया था कि जो भी हम ओन करते हैं वो हमारा असेट है, मोबाइल फ़ोन हमारा असेट है, हमारा घर हमारा असेट है। ठीक है, तो हम कितनी तेज़ी से किस चीज़ को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो लिक्विडिटी है इसमें देखो हमारा मोबाइल फ़ोन है, मैं इसको कितने तेज़ी से कन्वर्ट कर सकती हूँ कैश में, वो हमारा लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी आप एक तरीके से समझो पैसा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं लिक्विडिटी के बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉप। अब देखो हमने पढ़ा कि हमारा बैंक क्या करता है, हमारा बैंक क्या करता है, डिपॉजिट करता है हमारे पैसे को, और हमारे पैसे को क्या करता है आगे लेंड भी करता है। और जब ये प्रोसेस करता है उसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, क्योंकि बैंक क्या करता है, हमसे डिपॉजिट ले रहा है, बैंक ने हमसे 100 रुपया लिया, ठीक है, और हमें डिपॉजिट कर लिया बैंक में। उसके बाद बैंक क्या करता है, इसी 100 रुपये को लेके उसमें से आधे पैसे जैसे 90 रुपीज़ जो है बैंक क्या कर देगा, लोन के लिए दे देगा। ठीक है, और लोन पे क्या है, इंटरेस्ट कमाएगा। इंटरेस्ट कमाने से क्या होगा, जब इंटरेस्ट कमाएगा तो क्या क्रिएट करेगा, क्रेडिट क्रिएट करेगा ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। अब हमारा डिपॉजिट 2 तरीके का होता है, ये आपको पता होना चाहिए, एक डिमांड डिपॉजिट, एक टाइम डिपॉजिट। देखो डिमांड डिपॉजिट ऐसा डिपॉजिट होता है जो आपको ऑन डिमांड, जब भी आप जाएंगे बैंक से आप एक फॉर्म भरेंगे या फिर आप अपने एटीएम से भी उसको निकलवा सकते हैं, वो आपका डिमांड डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी ऑन डिमांड आपने जो पैसे वहाँ पे बैंक अकाउंट में आपके थे आप ऑन डिमांड ले सकते हो। दूसरा होता है आपका एफडी, जिसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं या टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, आप इसके लिए कुछ अपनी एफडी करवा देते हो, बोलते हो कि 2 साल के लिए यस हम ये पैसा क्या कर रहे हैं, लॉ करा रहे हैं, 2 साल के लिए आप हमारा जो पैसा है ये लॉ कर दो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक टाइम डिपॉजिट होता है जहाँ पे आपको 2 साल के लिए आपका पैसा जो है आप डिपॉजिट करा देते हो, और इस जो टाइम डिपॉजिट है इसमें आप देखते हो इंटरेस्ट भी हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आरबीआई जो है, आरबीआई के पास कुछ टूल्स होते हैं, दोनों टूल्स को समझेंगे। एक होते हैं हमारे क्वालिटेटिव टूल्स, एक होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स में हमारे मॉरल सिचुएशन और डायरेक्ट लैंडिंग जो आरबीआई करता है वो क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर आती है, और आरबीआई टूल्स के अंदर जो दूसरे हैं वो है हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स, जिसमें हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स में हमारा सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, एमएस, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे क्या हैं हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। ठीक है, इनको अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं हम सबसे पहले अपने क्वांटिटेटिव टूल्स को, जिसका नाम है CRR। ठीक है, CRR कैश रिजर्व रेशो। देखो नोट्स बनाते चलना, नोट्स में आप बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते क्योंकि ये एक एक पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आधे पॉइंट्स तो आपकी बुक में भी नहीं है, बट मैंने फिर भी यहाँ पे मेंशन किए हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे इस चैप्टर को अच्छे से अच्छे इसके नोट्स प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, सबसे पहले आपको फोकस करना है वर्ड्स पे। कैश का मतलब पैसे, कैश की फॉर्म में। रिजर्व का मतलब किसी चीज़ को रिजर्व करा देना। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशो मतलब कुछ अमाउंट का पैसा आपको क्या करना है, कैश की फॉर्म में रिजर्व कराना है। अब आपको समझना होगा कि कैश रिजर्व रेशो का एक्चुअल मतलब क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, कैश रिजर्व रेशो आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू आया है। उसके साथ साथ अगर हम समझें कि कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, तो कैश रिजर्व रेशो कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, जब भी बैंक क्या करेगा, एक बैंक और ये हमारा आरबीआई, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। जब भी हमारे बैंक के पास कोई डिपॉजिट आता है, मान लो हमारे बैंक में किसी ने 100 रुपया डिपॉजिट कराया, तो कैश रिजर्व रेशो का मतलब है कि कुछ अमाउंट जो है आपको आरबीआई के पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, कुछ अमाउंट का पैसा। ठीक है, आरबीआई ने CRR अपना फिक्स किया होता है, मान लो 100 रुपीज़ में आपको
50 रुपीज़ जो हैं वो किसके पास रखने हैं, आरबीआई के पास रखने हैं, ठीक है। तो 50 रुपीज़ आपको आरबीआई के पास रखने हैं, 50 ही बैंक अपने पास रखेगा। इससे क्या होगा, बैंक के पास जो है लेंडिंग पावर, लेंडिंग कैपेसिटी जो है बैंक की कम होगी, क्योंकि 50 रुपये तो बैंक को किसके पास देने पड़ेंगे, आरबीआई को देने पड़ेंगे। 50 ही बचे, अब 50 ही वो क्या कर सकता है, लैंडिंग पे दे सकता है, यानी कि उधार दे सकता है। तो ये आपको समझ में आया कि जो हमारा कैश रिजर्व रेशो है वो क्या है कि इन द फॉर्म ऑफ कैश आपको कुछ पैसा आरबीआई को डिपॉजिट करना होता है, ठीक है। और जो ये सीआरआर है इस पे बैंक कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं कमा सकता, ठीक है। अब आपको एक और फैक्ट मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, वो ये है कि जब हम कुछ फॉर्म में अगर आरबीआई को लगता है, ठीक है, अगर ये है हमारा आरबीआई और ये हमारा बैंक, जब आरबीआई को क्या करना है, ये लिख देती हूँ मैं, आरबीआई और ये हमारा बैंक है, ठीक है। अगर आरबीआई को क्या करना है, आरबीआई को देखो क्या होता है कि हमारा जैसे ये बैंक है, ये आरबीआई है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये बैंक है, ठीक है। अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में क्या है, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, तो आरबीआई क्या करता है, कैश जो हमारा सीआरआर है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे वो 100 रुपीज़ में पहले 50 रुपये ले रहा था, अब वो बोलेगा नहीं मैं 100 रुपीज़ में 60 रुपये लूँगा, तो इससे लैंडिंग कैपेसिटी और कम हो गई बैंक की, कि बैंक अभी 40 रुपये ही दे सकता है, तो जो लोग आएंगे लैंडिंग के लिए वो 40 रुपये ही लेंगे, तो मार्केट में पैसा तो कम हो गया। इससे क्या होगा, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इससे क्या हो जाता है, जो हमारी जब सीआरआर बढ़ता है तो आपकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, आपकी इकॉनमी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। और इसी का अपोजिट है अगर आपका सीआरआर कम होता है, ठीक है, इसका अपोजिट ये लिख लो, ये मैंने नहीं लिखा है। अगर आपका सीआरआर कम होता है तो इसका मतलब आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी ज़्यादा होती है। तो इन्वर्स रिलेशन है इन दोनों में, अगर सीआरआर कम तो ग्रोथ अच्छी होगी, अगर सीआरआर ज़्यादा है तो इसका मतलब आपकी इकॉनमी थोड़े स्लो डाउन फेज में चलेगी, ठीक है। तो ये हुआ कैश रिजर्व रेशो, और कैश रिजर्व रेशो में बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हमारा सेकंड क्वांटिटेटिव टूल जिसका नाम है एसएलआर, ठीक है। एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब यहाँ पे क्या होता है, ये भी हमारा सीआरआर की तरह ही, कैश रिजर्व रेशो की तरह ही है, बट इसमें जो है बैंक कुछ अमाउंट का पैसा अपने पास ही रख लेता है। मतलब बैंक अपने पास ही कुछ अमाउंट जो है वो क्या करता है, स्टोर करके अपने पास ही रख लेता है। मतलब जहाँ पे उनके पास पूरा कैश आ रहा है उससे अलग करके वो थोड़ा सा कैश बचाकर रख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की फॉर्म में, ठीक है। ये क्या कब आया था, ये आया हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो हमें सीआरआर से दिखता है वो ये है कि यहाँ पे पैसा आप कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में भी रख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास चॉइसेस हैं, कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में आप यहाँ पे पैसा रख सकते हो। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप एसएलआर पे इंटरेस्ट भी कमा सकते हो, बट अगर आपका एसएलआर ज़्यादा हो जाता है तो आपको पता है इन्वर्स रिलेशन होता है कि इससे क्या होता है, अगर आपका एसएलआर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा जो है जो आपके पास कैश है या गोल्ड की फॉर्म में आपने जो भी पैसा रखना है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो इससे आपकी लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर आपका एसएलआर कम है तो इससे क्या होता है, आपकी ग्रोथ अच्छे से होती है। तो इसमें आपको मेजर डिफरेंस समझ में आया कि हमारा जो सीआरआर है कैश की फॉर्म में हमें रिजर्व बैंक के पास पैसा रखना था, लेकिन एसएलआर में ऐसा नहीं है। एसएलआर में बैंक को अपने पास पैसा रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, किसी भी फॉर्म में रख सकता है। इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू लाया था, बट सीआरआर को हमने आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू लाया है। सीआरआर पे आप इंटरेस्ट कमा नहीं सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप जो है इंटरेस्ट को अर्न कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं बैंक रेट के ऊपर। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे आरबीआई जो है, एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू बैंक फॉर लॉन्ग टर्म, जिसपे मतलब आई एम सॉरी एक मिनट, तो चलिए अब मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है। इंटरेस्ट रेट मतलब बैंक रेट क्या है कि ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिसमें आरबीआई जो है वो लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए बैंकों को, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इसका आंसर देना कि इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई, मतलब ऐसा इंटरेस्ट रेट जिस पे आरबीआई जो है लोन देता है बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए। और बैंक रेट में आपको कोई भी कोलेटरल नहीं चाहिए, मतलब नो कोलेटरल इन्वॉल्व। नो कोलेटरल मतलब आप अपनी एग्जाम्पल ले लो, अगर आप बैंक में जाते हो तो आप बैंक से लोन मांगते हो तो आपको कुछ ना कुछ उनको गिरवी रखना पड़ता है। आप बोलोगे चलो प्रॉपर्टी पेपर्स ले लो, या फिर आप उनको गोल्ड कुछ जो है कोलेटरल की फॉर्म में दे दोगे कि बाय चांस आप कल को उनका उधार नहीं दे पाए
तो आप वो उनके आपके वो प्रॉपर्टी पेपर्स या गोल्ड आपके पास उनके पास रख लोगे इन द फॉर्म ऑफ कोलेट्रल, ठीक है। लेकिन बैंक रेट में कोई कोलेट्रल नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी लिख लो, अच्छे से लर्न भी कर लो। अब नेक्स्ट चलते हैं OMO पे, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है, आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, उनको बाय और सेल करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ नहीं होता, आपका एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसपे RBI वैल्यू लिख देता है कि सिर्फ इसकी वैल्यू क्या है, 100 रुपया है, ठीक है। इसको सिंपली समझने की कोशिश करना, ये आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जिसमें आपने RBI ने लिख दिया इसकी वैल्यू 100 रुपया है। अब RBI को क्या लग रहा है, RBI को लग रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, तो RBI क्या करता है, RBI इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचता है, ठीक है, किसी पर्सन को, ये मान लो कोई पर्सन है, पर्सन ए है, ठीक है, इस पर्सन को बेचता है और इसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी आती है और बदले में RBI उससे क्या लेता है, 100 रुपीज़ ले लेता है वापस, ठीक है। अब RBI क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच रहा है, तो इस इंसान के पास क्या चली जाएगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और इस इंसान के पास क्या आ जाएगा, इस इंसान के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या कर लेगा, पैसा ले लेगा, ठीक है। तो इस इंसान के पास क्या आ गई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में जो है अब पैसा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गई है और 100 रुपया RBI ने ले लिया। मतलब इसी तरीके से जब भी RBI को पैसे कंट्रोल करने हैं या मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो चुकी है, तो RBI को जब इसको कंट्रोल करना होता है तो RBI क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करता है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जब लोग खरीदते हैं तो उससे जो है वापस वो क्या कर देता है, मनी को ले लेता है। तो अब इसका अपोजिट एग्जाम्पल, अगर RBI को लग रहा है, और इससे क्या होता है, जब RBI जो है मनी ले लेता है, इससे भी ग्रोथ का स्लो डाउन हो जाता है ना। अब RBI को अगर लगता है कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा कम है, तो RBI क्या करता है, RBI क्या करता है कि जो लोग हैं, लोगों से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, लोगों से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ख़रीद लेता है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, ये पर्सन ए है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या कर दी, सॉरी ये मैंने गलत फिगर बना दी, चलो फिर से बनाते हैं, ठीक है। तो RBI क्या करता है, जब उसको लगता है कि मार्केट में बहुत कम पैसा है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आपकी इशू करेगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करेगा, नहीं, एक मिनट, तो चलिए इस फोटो से हम क्लियर करते हैं कि है क्या ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर RBI बैंक को, देखो ये फोटो आपको क्लियर कराएगा, अगर RBI को लगता है कि इकॉनमी को किक स्टार्ट करना है, इकॉनमी को स्टार्ट करने की ज़रूरत है, और अगर मार्केट में पैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो RBI क्या करता है, बॉन्ड्स को लेता है और बदले में जो है आपके जो है रुपीज़ को इशू करता है, ठीक है। RBI क्या करता है, बॉन्ड्स को ले लेता है और बदले में जो है मार्केट में पैसा डालता है। अगर RBI को लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में हो गया है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि उसका इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वो क्या करता है, मार्केट में बॉन्ड्स को इशू करता है और बॉन्ड्स के बदले में पैसा जो है अपने पास ले लेता है, जिससे पैसा जो है मार्केट में कम हो जाता है और इसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, अगर आपको इकॉनमी को किक स्टार्ट करना है तो RBI क्या करेगा, RBI पैसा इशू करेगा और बदले में क्या कर लेगा, बॉन्ड्स अपने पास ले लेगा, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अपने पास ले लेगा। अगर RBI को लगता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो वो क्या करेगा, बॉन्ड्स इशू करेगा और पैसा अपने पास ले लेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है जिसका नाम है मॉरल सस्वेशन। मॉरल सस्वेशन एक हमारा क्वालिटेटिव टूल्स है। यहाँ पे बैंक्स जो है परसुएड या कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कमर्शियल बैंक को, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका एक क्वालिटेटिव टूल है। यहाँ पे आप पे कोई भी किसी भी तरीके का, जैसे SLR हो गया, CRR, इस तरीके की कोई भी यहाँ पे चीज़ नहीं होती है। इसमें आपको बैंक सीधे आपको मॉरली तरीके से परसुएड करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा, आपको ये तीनों लिक्विडिटी समझनी है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अगर बैंकों के पास कम पैसा बहुत ज़्यादा कम हो गया है और उनको शॉर्ट टर्म पे पैसा चाहिए तो हम रेपो ऑक्शन का यूज़ करते हैं। मीडियम टर्म लिक्विडिटी के लिए हम ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमें लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी चाहिए उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैश रिजर्व रेशो का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम
देखो आरबीआई का मेन काम ही क्या है, मेन फंक्शन ही क्या है? आरबीआई का मेन फंक्शन है लिक्विडिटी, पैसे को मैनेज करना। मार्केट में ज़्यादा पैसा ना हो जाए, ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, कम पैसा होगा तो भी प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको क्या करना है, लिक्विडिटी को मैनेज करना है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना इज द मेन फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड है आरबीआई कुछ डायरेक्ट लैंडिंग भी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ डायरेक्ट लैंडिंग भी करता है। जैसे आरबीआई कुछ एग्रीकल्चर के लिए लोन्स, एमएसएमईज के लोन, पिकर सेक्शंस के लिए, इसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बोलते हैं। मतलब ऐसे सेक्टर जो टॉप प्रायोरिटी पे रखे जाते हैं कि इनकी हेल्प की जाएगी, इनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बोला जाता है और ये आरबीआई इनको लैंड करता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। देखो नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास डिमांड और बैंक के पास क्या होता है, टाइम लायबिलिटीज़ होती हैं। तो हमें नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ कैसे पता चलेगा? कभी कभी एक बैंक क्या करता है, अपना जो उसके पास डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ हैं वो दूसरे बैंक्स पे डिपॉजिट करा देता है कुछ, ठीक है, कुछ वो जो है दूसरे बैंक में डिपॉजिट करा देता है एक बैंक, ठीक है। और जब वो दूसरे बैंक में डिपॉजिट कराता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस बैंक की एनडीटीएल क्या है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी उस बैंक की क्या है? तो हम क्या करते हैं, हम डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी से माइनस कर देते हैं, जो उस बैंक ने दूसरे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया पैसा उसको माइनस कर देते हैं और उसके बाद हमारे पास क्या निकल के आ जाती है, उस बैंक की एनडीटीएल, मतलब नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ उस बैंक की हमारे पास आ जाती है। तो आज का यही था डिस्कशन, मुझे लगता है यहाँ तक कि था डिस्कशन। तो आपको जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, आपको मैंने जो ये क्वेश्चंस दिए हैं, प्लीज़ ट्राई टू अटेम्प्ट एंड गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन, और इनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।